एक मिनट आइए आइए। गुड इवनिंग। बैठिए। थैंक यू अपना परिचय देंगे, नाम नहीं बताएं कृपया। सर। मैंने क्लास 10 शेखावटी स्कूल लोसल से 2008 में की थी। क्लास 12 भी शेखावटी स्कूल से की। उसके पश्चात ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से किया और पीजी राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट में किया और पीएचडी नेट जेआरएफ भी हिस्ट्री सब्जेक्ट में राजस्थान यूनिवर्सिटी। और वर्तमान में सर मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के अजमेर में पोस्टेड हूँ। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर जी सर। कौन से विभाग में लगे हुए हैं आप? सर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ही जी है। सर। ओके, चलिए ये बताइए, आपने ये हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने आप अचानक कैसे पहुंच गए? सर इसमें हमारे जो स्कूल टीचर्स थे उनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने क्या कि उनके कुछ नॉन थे वहाँ पे जो ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि अच्छा कॉलेज है, परसेंटेज भी मेरे अच्छे थे, तो उनकी वजह से मैं वहाँ एडमिशन ले पाया। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, कुछ बैकग्राउंड जानते हैं? सर 1899 में कृष्णदास जी गोरवाले थे, उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अच्छा, तो हिंदू कॉलेज देश के नामी कॉलेजेस एक गिना जाता है। जी सर। वहाँ क्या पढ़ाई का स्तर अलग है औरों के मुकाबले? सर निस्संदेह मैंने जो देखा है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने पीजी की, इससे पहले यूजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, तो वहाँ एक तो एकेडमिक लेवल पे डिफरेंस दिखा मुझे। वो ये था कि एक तो अटेंडेंस स्टूडेंट्स की और टीचर्स का जो डिसिप्लिन था वो काफ़ी एक तरीके से हम कह सकते हैं इंस्पायरिंग था। दूसरा सर कल्चरल एक्टिविटीज़ जो रेगुलर तौर पे होती थी, उससे न सिर्फ हमारा पढ़ाई का ही काम होता था, बल्कि जैसे बहुत सारे हमारी हॉबीज़ डेवलप होती थी, डिबेट और डिस्कशंस होता था। ये सब चीज़ें मुझे वहाँ काफ़ी अच्छी लगी। चलिए, आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और जी वो भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ही है। जी सर। बताइए, कोऑपरेटिव एक्ट क्या कहता है सर कोऑपरेटिव वर्तमान में जो लागू है, चल रहा है? जी सर, राजस्थान जो कोऑपरेटिव एक्ट है वर्तमान 2001 में बना है। इसके अंतर्गत सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है, जिसमें कोऑपरेटिव संस्था है, समिति है, संस्थान है, इनका एक तो रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरा सर इसके रजिस्ट्रेशन से लेकर के इसमें चुनाव है, इसकी विभिन्न गतिविधियां हैं, और लास्ट में अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शन नहीं करती है तो उसके लिक्विडेशन के भी सारे प्रोविजंस इसी एक्ट में दिए गए हैं। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग बाग चाहिए होते हैं? सर 12 मेंबर। 12 मेंबर होने चाहिए जी इसमें। ओके, तो इसका रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है? जी सर। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है इसका? सर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में होता है। वैसे जो राज्य सहकार पोर्टल है वो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ पर हम जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्रों में कोऑपरेटिव काम करता है? सर वैसे सेक्टर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर स्पेसिफिक हम देखें तो कोऑपरेटिव जो सेक्टर है वो एक तो डेयरी में काम करता है, एक कोऑपरेटिव बैंक्स जो है हमारे, एक कोऑपरेटिव जो ग्रामीण जो ग्राम सेवा सहकार समिति बोलते हैं, जिसको हम जीएसएस बोलते हैं, उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर काफ़ी बढ़ चढ़ कर। उपभोक्ता कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन में? सर ये कोऑपरेटिव सेक्टर का शहरी अर्बन मॉडल है, जिसमें अर्बन सेक्टर में कोऑपरेटिव जो हमारे वेयर हाउसेज हैं, उपभोक्ता भंडार हैं, हमारे अपना बाजार इंस्टीट्यूट्स हैं, या जो यहाँ पर सस्ते दर पर अच्छी और क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज मिलती अच्छा, है। जी ये जनक कौन है कोऑपरेटिव के? सर। कोऑपरेटिव वैसे तो ब्रिटिशर्स के ज़माने की है, इंडिया में 1912 के समय की, लेकिन बाद में जैसे धीरे धीरे जब देश आज़ाद हुआ तो उसी की प्रेरणा स्वरूप यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ सर। ब्रिटिशर्स की एक लीगेसी हम कह सकते हैं। तो राजस्थान में कोऑपरेटिव का इस्तेमाल कब से हुआ? सर राजस्थान में कोऑपरेटिव जो एक्ट था, संस्था रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलते हैं जिसको, 1958 उसमें शुरू हुआ था, और उससे पहले ही कोऑपरेटिव सोसाइटी अजमेर में भिणाई में सबसे पहले बनी थी सर। तो ये बैंक्स भी अलग होते हैं क्या? कोऑपरेटिव बैंक भी अलग होते हैं क्या कोई? सर ये इससे जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव एक ऐसा मॉडल है जिसमें गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें हमारे किसान है या जो गवर्नमेंट के पार्टनर्स नहीं है, वो दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंकों का स्ट्रक्चर बताइए, क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर? सर जैसे राजस्थान की बात करूँ स्टेट में, तो सबसे पहले एक हमारा जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है, ठीक है, उसके बाद में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है जिसको हम अपेक्स बैंक बोलते हैं, और इससे नीचे लेवल पे जो प्राथमिक जो बैंक होते हैं उनको एज ए स्ट्रक्चर के रूप में देते नहीं, राज्य स्तर, जिला स्तर और पंचायत स्तर, हैं। जी है सर। ना? राज्य स्तर पे जो बैंक काम करता है उसका अपेक्स बैंक बोलते अपेक्स बैंक। हैं। जी सर। और जिला स्तर पर? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं जिसको। अच्छा, और ये भूमि बैंक भी तो होता है ना, ये सर कौन? ये है लोन देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको हम पीएलडी भी बोलते हैं। पीएलडीबी, जी सर। प्राइमरी लैंड प्राइम लैंड डेवलपमेंट। ये अच्छा, लॉन्ग वो। रन के लिए देते हैं, 5 से लेकर के 15 साल तक की टेन्योर तक लोन देते हैं। अच्छा अच्छा, आपकी हॉबी है डायरी राइटिंग? जी सर।
क्या लिखते हैं डायरी में आप? सर वैसे मैंने बेसिकली तो ये कोरोना टाइम से शुरुआत की थी, जब काफ़ी चीज़ें अस्त व्यस्त चल रही थी, तो अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए बेसिकली सर मैं अब आजकल तो जैसे एक तो रूटीन का पार्ट लिखता हूँ, कभी कभार मन में कुछ इस प्रकार की इमोशंस आ जाती है, फीलिंग्स आती है, उनको भी राइट डाउन करता हूँ। कुछ ऑफिस के काम भी करता हूँ, जैसे आज मेरी क्या प्रायोरिटी है, मुझे कौन से काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है। ऑफिस में जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको कैसे रूटीन में लाना है, और पर्सनल लाइफ को भी कैसे रूटीन में लाना है। कई बार जैसे मेरे खुद के जैसे खर्चेज होते हैं, जैसे एक्सपेंसेज होते हैं, उनमें भी प्रायोरिटी तय करता हूँ कि इस मंथ में मेरा क्या बजट रहेगा, उसमें मुझे कहाँ पर पहले खर्च करना है, कहाँ पे बाद खर्च करना है, तो इसमें ये डायरी। सारा डायरी में लिखते हैं, और कुछ अपने व्यक्तिगत बातें का भी कुछ इसमें समावेश करते हैं? जी सर, वो भी करता हूँ। कई बार जैसे किसी से गुस्सा हो गया, किसी से कई बार फैमिली में इस प्रकार की इश्यू हो जाते हैं, वो करता हूँ, जो मेरे इमोशंस का पार्ट है, तो वो भी मैं सर राइट डाउन करता हूँ। अच्छा, चलिए सर प्लीज। चलिए, आपको लगता है ये डायरी लिखने से क्या फर्क पड़ता है आपके अपने व्यक्तित्व में, क्या अंतर पाते हैं आप? सर सबसे पहला तो मुझे लगा कि मुझे काफ़ी स्ट्रेस कम हुआ। जैसे कई बार ऐसे जो हम अपने मन में रखते हैं जो चीज़ें, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कहीं, तो काफ़ी ऐसे डीप सा फील होता है, ऐसे डल सा फील होता है, और जब हम उसको राइट डाउन कर देते हैं तो हमारी काफ़ी बर्डन कम हो जाता है। चलिए, ये ब्लॉग भी लिख सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग आप? सर आपकी तो डायरी जो है बड़ी हिटरजीनियस टाइप की है। लेकिन सर अभी तो मैंने इतनी कोशिश नहीं की, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा रहता है, दूसरा सर डायरी में इतना स्पेस मिल जाता है कि मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। कुछ ऐसे काफ़ी बड़े व्यक्ति हुए हैं जिनकी डायरी बाद में छप गई। सर एक डायरी वैसे वर्ल्ड फेमस है, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एना फ्रैंक की डायरी है, जो वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम जब नाजिज्म का अटैक हुआ, नाजीवाद का, तो जर्मन हिटलर का यहूदियों पर, उस समय उस बच्ची ने जो डायरी लिखी थी वो काफ़ी फेमस। आप इतिहास के छात्र रहे हैं, जी सर। तो बड़ी दिक्कत है आम आदमी को कि किस किस इतिहास को सही माने, किसको गलत माने, क्योंकि जब बताया जाता है तो एक ही घटना के अलग अलग इतिहास बताए जाते हैं। सर ये कि हिस्ट्री के हम कह सकते हैं कि एक बार ये भी कह सकते हैं, हिस्ट्री से हम कुछ नहीं सीखते, ये बात हम हिस्ट्री से सीखते हैं, जबकि हिस्ट्री ये है कि हम समाज का किस प्रकार का निर्माण चाहते हैं, हम समाज में भाईचारा चाहते हैं, समाज के ऑल ओवर डेवलपमेंट में चाहते हैं, वो भी हम हिस्ट्री से कर सकते हैं, और अगर कम्युनल एंगल बनाए तो उसी घटना को हम कम्युनल एंगल भी दे सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर मेरा depend इशारा अभी इसको, ये जो चल रहा है आजकल, है। जी सर। बाबर को किसने बुलाया था, इसको लेके एक कंट्रोवर्सी चल रही है। जी सर। तो एक इतिहास के विशेषज्ञ के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं? सर मेरा इसमें मानना है कि मैं इंडिया की जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसमें इतिहास का पॉजिटिव भाग देखना चाहता हूँ, और इसी दृष्टिकोण से मैं इस घटना को देखना चाहूँगा कि अगर दौलत खान लोधी ने बाबर को यहाँ आमंत्रित किया, तो उसको भी हम यहाँ बुला करके, या राणा सांगा ने उनको आमंत्रित किया, वो हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए। आज के परिदृश्य में मैं समाज को कैसा बनाना, उस घटना से मैं क्या सीख लेनी है, वो उस बिंदुओं को मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँगा सर। लेकिन वो तो समाज पे छोड़ दीजिए कि समाज उसको कैसे रिएक्ट करेगा, आपका काम तो सही बात बताने का है। सर हिस्ट्री एक, इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत रहता है, हिस्ट्री पूर्ण तो ऑब्जेक्टिव नहीं होती, उसके पीछे क्या विचार है, उस घटना का रेफरेंसेस क्या है, उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है, और वो एक हिस्टोरियन ही कर सकता है, क्योंकि एक आम आदमी, एक साधारण जो व्यक्ति है, उसमें इस सम लेवल की समझ और इस लेवल की इंटरप्रिटेशन वो हम कम देखने को मिलती है जनरली। अभी हमारे आज कहीं हमारे जो ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो कहीं विदेश यात्रा पे जा रही हैं, सर आज कुछ आइडिया है? आज सर याद नहीं है चलिए, सर। प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं आज? जी सर, अभी श्रीलंका दौरे पे हैं, और तमिलनाडु में भी उनकी यात्रा है। नहीं, श्रीलंका के दौरे पे हैं या तमिलनाडु में हैं? अभी श्रीलंका में, सॉरी तमिलनाडु के, अभी तमिलनाडु में फिलहाल ये प्रेजेंट। क्या किया उन्होंने तमिलनाडु में, कुछ ऐसी विशेष कुछ? सर पंबन ब्रिज है, उसका इनॉग्रेशन किया। ये कौन सा ब्रिज है, क्या है, क्या खास बात है इस ब्रिज की? सॉरी सर, डिटेल तो मैंने पढ़ी, बट रामेश्वरम जानते हैं? जी सर। रामेश्वरम क्या क्या है? सर रामेश्वरम जल सेतु के रूप में फेमस है, और इंडिया के साउथ मोस्ट जो एरिया पे लोकेटेड है। और एक वर्टिकल ब्रिज जी सर। का भी जिक्र हो रहा है। हाँ, इसी में बताया गया है सर, लेकिन उसकी क्या होता है वर्टिकल ब्रिज? सॉरी सर, इतनी नहीं। जानकारी। चलिए, कोई बात सर। बिहार एक जमाने में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय के जमाने में। और हमने आज़ादी से पहले बिहार जो था ये समृद्ध भी बहुत था, बंगाल, बिहार। लेकिन ऐसा क्या हुआ आज़ादी के बाद में कि ये अशिक्षा का केंद्र बन गया और गरीबी में नीचे आता है? सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, माइग्रेशन बहुत होता है यहाँ पे। सर इसमें एक कुछ रीजन ऐसे मैं दे सकता हूँ कि एक तो पॉलिटिकल विलिंगनेस इतनी
ज़्यादा डेवलप नहीं हुई उस समय की, या जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने इसको ज़्यादा कैरी आउट नहीं किया, जो इनको लीगेसी मिली थी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। दूसरा सर, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम दे सकते हैं कि जब इन जनरली शुरू से बिहार में माइग्रेशन, जो लेबर का माइग्रेशन शुरू से होता था, तो उस माइग्रेशन का भी उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे अपना डेवलपमेंट नहीं किया। आज भी उस समय के बाद में भी वो माइग्रेशन पे जाते रहे, तो वो उसको भी वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अब माइग्रेशन रोक के यहाँ पे भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फैसिलिटी करें। तो दूसरा माइग्रेशन तो वहां रुकेंगे तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। बिहार में तो रिसोर्स ही नहीं है ना, वो तो बेचारे मजबूरी में जा रहे हैं। पर मेन कारण तो ये है कि एक इतना समृद्ध राज्य था, शिक्षा का केंद्र था, नगरी था, जी सर, और वो आज शिक्षा में नीचे है, समृद्धता में भी नीचे है, कानून व्यवस्था बहुत पुअर है। तो आखिर हुआ क्या ऐसा? यही रीजन दिखाई देता है कि एक तो वहाँ लैंड बहुत फर्टाइल है, तो जनरली वहाँ का प्रोडक्शन और स्टेट की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो तब तो समृद्ध होना चाहिए। जी सर, लेकिन उस समृद्धि का वहाँ के जो लोगों ने उस तरीके से लाभ नहीं उठाया जनरली, जैसे कि अन्य स्टेट में महाराष्ट्र, तमिलनाडु उन्होंने उठाया, तो उसका बेनिफिट्स वो नहीं ले सके सर। अच्छा चलिए, अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि आपको भारत का जो इतिहास है इसका कौन सा पक्ष आपको सबसे खराब लगता है, या कौन सी इतिहास की घटना या एरा आपको पुअर लगता है जिसको आप नापसंद करते हैं? सर मैं इंडिया के डिवीज़न को थोड़ा, जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का भारत विभाजन, वो घटना मुझे लगता है कि इंडिया की हिस्ट्री में तो यदि काफी। मान लो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जगह होते, जी सर। आप क्या डिसीजन लेते? सर उस समय जो इंडिया की डिवीजन का मूल जिसको जिम्मेदार मानते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार की जो विभाजनकारी नीतियां थी उसके परिणाम स्वरूप है। और मेरी उस समय भूमिका में ये रहता है कि किसी भी तरीके से अगर ब्रिटिशर्स यहाँ छोड़ के जा रहे थे और उनकी जो पाकिस्तान को एज ए बफर स्टेट बनाने की पॉलिसी थी, तो मैं उसको दूर करके वहाँ के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे मुस्लिम लीग हो या मोहम्मद अली जिन्ना जी हो, अन्य जितने भी लीडर्स हैं, उनके साथ मिल करके इंडिया को यूनाइट रखने की पूरे प्रयास करता। अच्छा, लेटरल एंट्री एक शब्द सुनते हैं हम अखबारों में, जी सर। जानते हैं आप इसके बारे में? जी सर। क्या विचार है आपके इसके? क्या लेटरल एंट्री से जो गवर्नमेंट की वर्क कल्चर है उसमें चेंज आया है, या इसका कोई विशेष बेनिफिट नहीं हुआ? सर अभी तो जैसे शुरुआत हुई है इसकी, तो जो अभी की रिपोर्ट्स आई हैं, जो अभी के जिसमें रिजल्ट्स आए हैं, उनमें ये देखा गया कि जो लेटरल एंट्री है वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर के अधिकारियों तक की हुई है, मतलब वहाँ से एंट्री हुई है। तो उस लेवल पे अगर लेटरल एंट्री के प्रोविजंस हैं, अभी आगे भी रहते हैं, तो इसका फ़ायदा ही होगा। क्योंकि सर एक तो एक्सपर्ट लोग आते हैं, उनका एक तो एक्सपीरियंस होता है, लंबे टाइम तक वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो जनरली देखा जाता है कि उनके जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ के जो सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर के प्रशासन को ज़्यादा ही दे सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। दो विकल्प देता हूं आपको, कोई एक चुनना है कारण सहित। दोनों का कारण बताना है। आपको रिजेक्ट करे तो क्यों करें, और आपको सेलेक्ट करे तो क्यों करें? सर सबसे पहले मैं सिलेक्शन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रहता है। तो सिलेक्शन के लिए सर मैं एक तो काफ़ी डेडिकेटेड और हार्ड वर्क की हूँ जनरली, कि मेरा काम जो होता है मैं उसको टाइमली पूरी करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा सर, एक पर्सनल इंटीग्रिटी का भी मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी बात पे अगर मुझे कोई समस्या है या ना करना चाहता हूँ, तो उसमें कारण देके उस चीज़ को मना करता हूँ कि ये संभव नहीं है। जैसे प्रशासन में मैं काम करता हूँ, मेरे ऑफिस में भी काम करता हूँ, पर्सनल लाइफ में भी करता हूँ। और सर दूसरा जो रिजेक्ट करने का जो कारण है, वो तो सर इसमें मैंने पूरी कोशिश की है, जैसे मैंने प्रयास भी पूरे किए इस एग्ज़ाम की प्रोसेस में, और फिर भी अगर कुछ ऐसा लगता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे भी सुधारने की, जो कमी रहती है उसको। चलिए, थैंक यू सर, आप पूछिए। तो डायरी राइटिंग में आप ये प्रशासन में आपको कैसे मदद करेगा? सर- कह रहे हैं कि अब मैं ये भी लिखता हूँ, वो भी लिखता हूँ, जी सर। तो फिर इतना समय क्या मिलेगा? आप तो घर जाके अगले दिन के लिए तैयारी करेंगे, डायरी लिखेंगे। जी सर, इसमें सर मैं थोड़ा इसमें बताना चाहूँगा कि डायरी राइटिंग में मेरे जो डेली की रूटीन है, जो मुझे काम दिए जाते हैं हमारे जो अधिकारी महोदय द्वारा, या जो मेरे जो पर्सनल काम होते हैं, उनको एक सीक्वेंस में बना लेता हूँ। कि कई बार ऐसे काम होते हैं जो आज के 5-7 दिन बाद में भी हो सकते हैं, जो जनता से डायरेक्ट जुड़े नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे पेंडिंग काम होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर की मैं बात करूँ तो जैसे लोगों को लोन देना, किसानों को, या किसानों को नई जीएसएस के मेंबर बनाना, ये अर्जेंसी के काम होते हैं, उनको मैं प्रायोरिटी में लेता हूँ। कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि जो लोग हैं उनके जो जमा हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं हमारे बैंक में, उनको काफ़ी थोड़े दिन बाद में भी डिले कर सकते हैं। ये कोऑपरेटिव अभियान राजस्थान में जी सर। कितना सफल रहा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में? सर जैसे अभी IYC चल रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन,
जिसमें काफ़ी ज़्यादा भूमिका होगी। तो राजस्थान में सर कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो ग्रास रूट लेवल पे तो उसने काफ़ी चेंज किया है। ये तो हम फील्ड में जाते हैं क्योंकि मेरा अजमेर कार्य क्षेत्र है, तो मैंने अजमेर के लगभग 100-200 गांव तक मैंने अपना काम किया है। क्योंकि चुनाव में भी हम जाते हैं, लोन देने भी हम जाते हैं, डेयरी सेक्टर के कामों में भी हम जाते हैं। तो सर अजमेर में ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम किया है कि आज हर व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी से फर्टिलाइजर भी ले रहा है, वहाँ से लोन भी ले रहा है, अपने दूध को भी बेच रहा है, अपने छोटे मोटे जो और प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के वो भी वहीं से खरीद रहा है। अदरवाइज तो उसको सर लाखों की कॉस्ट पड़ती। तो ये इनमें अव्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं कोऑपरेटिव में? सर इसके पीछे दो स्ट्रक्चर कारण बताना चाहूंगा। एक तो सर इसमें जो एक ऑडिट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की हमारी, वो क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है 2016 से अमेंडमेंट करके एक्ट में। तो इससे ये हुआ कि जो ऑडिटर्स हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो अपने अकाउंट्स होते हैं उनमें किसी प्रकार के मैनिपुलेट करके उसको जस्टिफाई नहीं करते। इससे पहले हमारे विभाग के ऑडिटर काम करते थे, तो उससे क्या होता था, उनकी लाइबिलिटी रहती थी, जिम्मेदारी रहती थी। दूसरा सर जो बैंक में हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठता है उसमें इंस्पेक्टर को बिठाना चाहिए। अगर वो इंस्पेक्टर होगा तो डेली डेली वहाँ रूटीन पे चेकअप करेगा, अगर किसी ने लोन लिया है तो वो वापस क्यों नहीं जमा करा रहा। तो ये दो रीजन मुझे ग्राउंड लेवल पे दिखाई देते हैं सर। चलिए, आपका साक्षात्कार पूर्ण हुआ, आप जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर।